Dear students, welcome once again. So today we are going to start a new lecture of English grammar course for all higher classes, 7th, 8th, 9th and 10th. तो आज हमारा टॉपिक है clauses, phrases and idioms. Clauses, phrases and idioms. So मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि clause क्या होते हैं, phrase क्या होते हैं और idioms क्या होते हैं. So before going through clause, phrase and idioms, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले सेंटेंस पढ़ के आए हैं. सेंटेंस का मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लॉज हो, फ्रेज हो या इडियम्स हो, इनको भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही कहते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड से ही क्लॉज बनते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड से ही फ्रेज बनते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड से ही इडियम्स बनते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि क्लॉजेस, फ्रेज और इडियम्स का सेंटेंस से कितने डिफरेंस है, उनका डिफरेंट क्या है. क्या हम क्लॉज को सेंटेंस कह सकते हैं या सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं? क्या हम फ्रेज, इडियम्स को फिर से सेंटेंस कह सकते हैं? क्या हम इन्हीं को, यानी कि सेंटेंस को भी फ्रेज या इडियम या क्लॉज कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो उसको समझने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि क्लॉज हो, फ्रेज हो, इडियम्स हो, सेंटेंस को हम सब उसमें क्या होते हैं, उसमें ये जो क्लॉज, फ्रेज, इडियम्स और सेंटेंस होते हैं, दे कंप्राइज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, उनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. अब फर्क क्या है? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, कंप्लीट वहां से सेंस आना चाहिए, तब जाके उसको हम सेंटेंस कहते हैं. खाली ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस नहीं बनते. तो क्लॉज भी हो, फ्रेज भी हो या इडियम्स हो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं. लेकिन ये फर्क क्या है सेंटेंस से, आइए हम आप लोगों को समझा देते हैं. सबसे पहले हम उठाएंगे क्लॉजेस. क्लॉज क्या होते हैं? A clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. चलिए, यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कह दिया, ठीक है. क्लॉज जो है ना, वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. लेकिन साथ में हमने कुछ और इसमें इंक्लूड किया है. क्या किया? इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड ए फिनाइट वर्ब. क्या होते हैं इसमें? सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब होते हैं. अब ये नहीं कहा कि यहाँ पे क्लॉज इज कंप्राइज ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning, ये तो नहीं कहा. लेकिन इसमें हमने ये जरूर कहा कि जो क्लॉज होते हैं दे इंक्लूड सब्जेक्ट एंड ए फिनाइट वर्ब. उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए और फिनाइट वर्ब भी होना चाहिए. ठीक है, यानी कि फिनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब मैंने इससे पहले आपको, जब मैं वर्ब पढ़ा रहे थे, तब मैंने आपको समझाया था फिनाइट वर्ब क्या होते हैं. आगे देखिए, ए क्लॉज कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा. अब सेंटेंस का यहाँ पे फर्क क्या है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी बहुत ज्यादा होगा. उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं उसको, यानी कि सब्जेक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर. लेकिन क्लॉज के अंदर इट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. अब डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है, क्लॉज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं. अगर आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिर इसमें सेंटेंस के साथ क्या डिफरेंस आ गया इसमें, तो डिफरेंस ये होते हैं कि सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होते हैं. सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होते हैं, न कि क्लॉज के अंदर सेंटेंस होते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं. क्लॉज ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर सेंटेंस हो. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब होते हैं. सेंटेंस में भी वही होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिनाइट वर्ब, सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट भी होते हैं. और यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ पे मस्ट होना चाहिए कंटेंस, ये क्या है उसको, क्लॉज के अंदर. लेकिन फर्क इतना है कि सेंटेंस के अंदर ये क्लॉज होते हैं. सेंटेंस के अंदर ये क्लॉज होते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज कैन बी मेंशन्ड और हिडन. ये जरूरी नहीं है कि उस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट या तो हिडन भी हो सकता है या तो मेंशन भी किया हो, उसमें मेंशन भी हो सकता है. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, तो मे बी सब्जेक्ट जो है ना उसमें मेंशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हिडन भी हो सकता है. बट वर्ब मस्ट बी अपेरेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल. लेकिन वहाँ पे वर्ब जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली वहाँ पे अपेरेंट होना चाहिए, तब जाके वो आपका क्या है, क्लॉज बन जाते हैं. ठीक है,
अब चलिए हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि एग्जाम्पल से आप शायद समझ जाएंगे। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, एग्जाम्पल यहाँ पे आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। अब आपको ये कंफ्यूज होगा, सर ये तो सेंटेंस है। जनाब ये सेंटेंस है तो ये क्लॉज कैसे हो गया? मैंने इससे पहले भी कहा कि सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज होते हैं, ठीक है। अब आपको आगे जब मैं टाइप्स ऑफ क्लॉज समझाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर जो है ना वो कैसे क्लॉज है, ये क्लॉज है या सेंटेंस है। अब आप पूछेंगे कि ये क्लॉज है या सेंटेंस है। मैं कहूँगा ये सेंटेंस है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। वन रूल ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट रूल ऑफ द सेंटेंस इज simple sentence or a regular sentence must have a subject and a verb or an object, ये भी इसमें आते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। हाँ बेशक इसमें भी कंप्लीट सेंस होते हैं। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर फाइनल ईयर यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो दैट मीन्स ये सेंटेंस है। सेंटेंस इन द सेंस इसलिए है क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप एंड होते हैं, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस है। तो ये क्लॉज कैसे हैं? क्लॉज इसलिए है क्योंकि हमने क्लॉज के डिफिनेशन में हमने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ बेशक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब है, बेशक सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब है। एक सब्जेक्ट या एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट या एक वर्ब है। तो ये सारे रूल्स के हिसाब से ये क्लॉज भी है, अकॉर्डिंग टू क्लॉज डिफिनेशन, तो उसके रूल के हिसाब से ये क्लॉज भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से आप क्लियर समझाएंगे। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। अब यहाँ पे दो क्लॉज है। आई यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आई सॉ हिम एक क्लॉज है, व्हेन आई केम हियर नेक्स्ट क्लॉज है। इसमें दो क्लॉज है। मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हेन आई केम हियर एक क्लॉज है, आई सॉ हिम दो क्लॉज है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पे ये एक सेंटेंस है। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है। चलिए पहले वाले एग्जांपल शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि ये क्लॉज कहते किसको है। अब यहाँ पे वैसे तो ये पूरा व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम फुल स्टॉप तक ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर दो क्लॉज है। एक क्लॉज है व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ पे आया था, आई सॉ हिम मैंने उसको देखा था, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो क्लॉज है। दो क्लॉज इसलिए है क्योंकि हमने क्लॉज का डेफिनेशन पढ़ा था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ बेशक व्हेन आई केम हियर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इंक्लूड सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब, बेशक सब्जेक्ट आई है, केम यहाँ पे फिनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लॉज में देखो आई सॉ हिम ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसी सेंटेंस के अंदर आपको दो क्लॉज आते हैं। व्हेन आई केम हियर वाला फर्स्ट क्लॉज, आई सॉ हिम वाला दूसरा क्लॉज। ठीक है। अब आगे टाइप्स ऑफ क्लॉज में आपको समझाऊंगा कि उसमें डिफरेंट क्लॉज क्या होते हैं, यानी कि डिफरेंट क्लॉज कौन कौन से हैं, उसमें कितने टाइप्स ऑफ के क्लॉज होते हैं, आपको मैं नीचे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लॉज में सबसे पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? हमारे पास दो टाइप्स ऑफ क्लॉज है, एक है आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका दूसरा टाइप ऑफ क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज। अब पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया? ये वाला एग्जाम्पल याद रखो, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर एक क्लॉज है, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम दो क्लॉज है। मैंने पहले भी कहा था कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं, ना कि क्लॉज के अंदर सेंटेंस होते हैं। तो ये वाला सेंटेंस व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम ये वाला सेंटेंस आपको दो क्लॉज से बन गया। पहले वाला सेंटेंस आपको सिर्फ एक ही क्लॉज से बन गया, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस आपको दो क्लॉज से बन गया। इतना याद रखो, ठीक। अब टाइप्स ऑफ क्लॉज देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक ए रेगुलर सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना वो फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज का फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है कि वो अपने आप में एक मीनिंग होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का वो वाला हिस्सा या वो वाला क्लॉज होते हैं जहां पे वो खुद ही अपना मीनिंग क्लियर देते हैं।
सेंटेंस के अंदर वो अपना मीनिंग जमा देते हैं, या यूं भी लगता है कि ऐसा भी लगते हैं कि वो सेंटेंस के अंदर खुद ही एक सेंटेंस है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के अंदर खुद ही एक सेंटेंस है। ठीक, अब इसी सेंटेंस के अंदर जैसे हमने पहले भी कहा दो क्लॉज भी होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, दो से ज्यादा क्लॉज भी होते हैं। तो उस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, या यूं कह लीजिए कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दोनों को मिक्सअप करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हमारे पास कनेक्टर्स की भी जरूरत होती है जिनको हम कंजंक्शन कहते हैं। और उन कंजंक्शन के जरिए हम सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड होते हैं, और, बट, सो, नो, येट, ऑल्दो, अनटिल जैसे हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं। उन कंजंक्शंस के जरिए हम एक सेंटेंस के अंदर, एक कंप्लीट एंड रेगुलर सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होते हैं और उन क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें कंजंक्शंस की जरूरत होते हैं, और वो कंजंक्शंस ये होते हैं एंड, और, बट, सो, नॉर, येट, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो, दो जैसे कंजंक्शंस के जरिए हम क्या करते हैं, दो क्लॉज को ऐड कर सकते हैं। अब आइए देखिए, पहले एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आई वांट टू बाय ए फोन, आई वांट टू बाय ए फोन, एक क्लॉज है यहाँ तक, वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है। आई वॉन्ट टू बाई ए फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूं, बट, लेकिन, आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अब यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये पूरा सेंटेंस है, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है यहां से यहां तक। क्यों सेंटेंस है? क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर लास्ट पे फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। तो ये आपको देखा जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज मौजूद है। वो क्लॉज ये है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वॉन्ट टू बाई ए फोन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई डोंट हैव एनफ मनी दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हमने डिफिनेशन के हिसाब से देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं। डिफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो अपने आप में मीनिंग होते हैं, यानी कि अगर हम उसको सेंटेंस से बाहर भी निकाल के देखें तो वो एक खुद मुख्तार की तरह अपना मीनिंग अपने साथ रखते हैं, उसको किसी के साथ भी ऐड होने की जरूरत नहीं होती उस क्लॉज को। चलिए एग्जांपल पे हम यहाँ पे लिखते हैं, आई वांट टू बाय ए फोन पे अगर हम फुल स्टॉप करते हैं, सेंटेंस में दिया का तो खत्म बना, मीनिंग को क्लियर होने, आई वांट टू बाय ए फोन, मुझे एक फोन खरीदना है, सेंटेंस क्लियर है, मीनिंग दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दे रहे हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्लॉज को देखो, आई डोंट हैव एनफ मनी को अगर हम इसी को ही एक सेंटेंस मानते हैं, या इसी क्लॉज को ही बाकी क्लॉज से, यानी कि आई वांट टू बाय ए फोन बट तक अगर हम कहते ही नहीं है, सिर्फ हम ये कह के बैठेंगे आई डोंट हैव एनफ मनी, तो क्या वहां से मीनिंग निकल के आते हैं? हाँ बेशक आते हैं। आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का डिफिनेशन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का डिफिनेशन ये है कि क्लॉज के अंदर ये फंक्शन करते हैं, फंक्शन ऑन इट इज ऑन, वो अपने आप में फंक्शन करते हैं, यानी कि अपने आप में वो अपना मीनिंग प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसको किसी दूसरे के साथ ऐड होकर अपना मीनिंग कंबाइन करने की जरूरत या मीनिंग डिराइव करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से ही वेंट टू लंदन, वो लंदन चले गए, विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वो उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी विजिट किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही वेंट टू लंदन, वो लंदन चला गया, वो लंदन चला गया, एक क्लॉज है। एंड विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्लॉज है। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर, यानी कि हमने क्लॉज में पढ़ा था सब्जेक्ट भी होना चाहिए वर्ब भी होना चाहिए, तो इस पार्ट ऑफ क्लॉज में सब्जेक्ट है ही नहीं, विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खाली वर्ब आ गया, फिर आगे ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। हमने ये भी कहा था डिफिनेशन में कि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट जो है वो विजिबल भी होगा या इनविजिबल भी होगा। कहने का मतलब ये कि वो वहां पे हो भी सकता है या हिडन भी हो सकता है। तो यहाँ पे विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है, ही विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हिडन है, हम लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
ही वेंट टू लंदन तक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इस सेंटेंस में से इन दो क्लॉज में से इस सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज आ गया, इन दोनों क्लॉज में से अगर हम एक क्लॉज को भी हटा देते हैं, सिर्फ एक को ही रखते हैं, चलिए ही वेंट टू लंदन तक ही रखेंगे, तो फिर भी यहाँ से मीनिंग कंप्लीट आ रहा है। ही वेंट टू लंदन, वो लंदन चले गए, तो मीनिंग क्लियर है। अगर तुम अजरबा ही विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि ही विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विजिट किया, उसने विजिटेड क्या उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिट किया, तो ये भी एक कंप्लीट मीनिंग आते हैं। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट क्लॉज वो टाइप्स ऑफ क्लॉज होते हैं जो फंक्शन करते हैं मीनिंग ऑफ इट इज ऑन, यानी कि वो अपने आप में वो खुद ही एक खुद मुख्तार की तरह वो अपने आप में मीनिंग क्लियर आते हैं, उसका मीनिंग अपना क्लियर होते हैं। ठीक है, I read the whole story, so I found it interesting. I read the whole story. मैंने पूरा स्टोरी पढ़ा है। I read the whole story. मैंने पूरा स्टोरी पढ़ा है। तो that means मैंने पूरा स्टोरी पढ़ा है। I read the whole story. एक कंप्लीट मीनिंग आते हैं यहाँ से, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वैसे ये सेंटेंस देखो, I read the whole story, so I found it interesting, तक यहाँ तक फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस था, लेकिन आई रेड द होल स्टोरी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको मीनिंग डिराइव होते हैं। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे ये अच्छा लगा, ये भी अगेन दूसरा क्लॉज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी हमें पूरा मीनिंग क्लियर आ, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये भी एक क्लियर मीनिंग यहाँ से दे रहे हैं। लेकिन अदरवाइज ये पूरा सेंटेंस आई रेड द होल स्टोरी सो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग तक ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसी सेंटेंस के अंदर आपको दो दो क्लॉज आपको नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। आपका डिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? A dependent clause cannot function, देखो cannot function on its own, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं आते हैं। क्यों? कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस से अलग कर देते हैं, सेंटेंस से बाहर निकाल के देते हैं, या सेंटेंस से इसको थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं बचते, बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज में आइडिया हो या थॉट हो वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो वो कंप्लीट कौन करता है? डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग, डिपेंडेंट क्लॉज का थॉट, डिपेंडेंट क्लॉज का आइडिया, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड होने के बाद ही उसका मीनिंग क्लियर आते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, तो उन दोनों क्लॉज को, कहने का मतलब ये है कि इस डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड करने के लिए या कंबाइन करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ कंजक्शन की जरूरत होती है। वो कंजक्शन है जनाब ये क्या क्या है? इफ, अनलेस, अनटिल, although, though, when, which, that और who। ये सारे हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड करके इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिक्स करने के लिए या कंबाइन करने के लिए या उसको मिलाने के लिए हमें इस्तेमाल में आते हैं, तब जाके आपका डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग आ जाते हैं। अदरवाइज डिपेंडेंट क्लॉज भी अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होते हैं, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको खुद को फंक्शन करने के लिए वो दूसरे क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसको मिक्स होना पड़ता है, या आई मीन उसके साथ फंक्शन करने के लिए, अपने मीनिंग को फंक्शन करने के लिए, क्लियर मीनिंग को बाहर निकलने के लिए वो ऐड होना पड़ता है किसके साथ? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। चलिए एग्जांपल से आप समझ में आ जाएंगे। आई हैड एन एक्सीडेंट, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था। व्हेन आई वाज ड्राइविंग ए कार, जब मैं कार चला रहा था। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, व्हेन आई वाज ड्राइविंग ए कार, यहाँ से दूसरा क्या इसको क्लॉज स्टार्ट होते। आई हैड एन एक्सीडेंट, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था। व्हेन आई वाज ड्राइविंग कार, जब मैं गाड़ी चला रहे थे। तो यहाँ पे अगेन दो क्लॉज इसके अंदर, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है, तो दो क्लॉज है तो कौन कौन सा क्लॉज कौन सा है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? चलिए, आई हैड एन एक्सीडेंट, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था। क्या यहाँ से मीनिंग क्लियर आ रहे हैं? जब एक क्लॉज के अंदर से कोई ऐसा क्लॉज हो सेंटेंस के अंदर, जब उस क्लॉज के अंदर से कोई मीनिंग क्लियर आ रहे हैं, तो समझ लेना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई हैड एन एक्सीडेंट, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था, बेशक हुआ, ये यहाँ से मीनिंग क्लियर आ रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट देख लीजिए,
व्हेन आई वाज ड्राइविंग ए कार, जब मैं गाड़ी चला रहा था, जब मैं गाड़ी चला रहा था, तो मीनिंग यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट है। जब मैं गाड़ी चला रहा था का तो जरा दुखना सेंटेंस को पूरा मजरबा, जब मैं गाड़ी चला रहा था, अगर आप यही बोल के बैठेंगे तो आपका मीनिंग इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड नहीं है, फिनिश नहीं हुआ। जब मैं गाड़ी चला रहा था, हाँ तो क्या हुआ था, जब गाड़ी चला रहे थे तो क्या हुआ था, तो उसका मीनिंग जो है ना वो क्लियर दे रहा है, आई हैड एन एक्सीडेंट, मुझे एक्सीडेंट हुआ था। तो आपका जो व्हेन आई वाज ड्राइविंग कार है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वो डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि इस क्लॉज के साथ व्हेन जुड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए व्हेन जुड़ा है, तो व्हेन जुड़ने से ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज बन जाते हैं। वो डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इसका अपना कोई मीनिंग पूरा नहीं आते हैं। जैसे कि व्हेन आई वाज ड्राइविंग ए कार, जब मैं गाड़ी चला रहा था, हाँ तो क्या हुआ था, गाड़ी चला तो क्या हुआ, तो ये मीनिंग क्लियर नहीं है। तब तक क्लियर नहीं है जब तक ना आपका यही क्लॉज दूसरे क्लॉज के साथ, यानी आई हैड एन एक्सीडेंट के साथ जब तक ये मिड कंबाइन नहीं होते हैं, तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं होते। आई नो द मैन, सॉरी यहाँ पे मिसटाइप हुआ है, MAN मैन है। आई नो द मैन हु हैज रिटन दिस बुक, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये किताब लिखा था। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, क्लियर मीनिंग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से इस टाइप ऑफ इस क्लॉज के अंदर से आपको मीनिंग क्लियर आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। हु हैज रिटन बुक, जिसने ये किताब लिखा था, तो क्या हुआ है यहाँ पे जो हु हैज रिटन दिस बुक वाला पार्ट ऑफ क्लॉज है, ये क्लॉज आपका डिपेंडेंट है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से मीनिंग क्लियर नहीं है। हु हैज रिटन बुक, दिस बुक, जिसने ये किताब लिखा था, हाँ तो क्या हुआ, जिसने ये किताब लिखा था तो क्या हुआ, तो उसका मीनिंग आई नो द मैन से आपको क्लियर आ रहा है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु हैज रिटन दिस बुक, जिसने ये किताब लिखा था। शी बाउड ए फोन विच वाज टू एक्सपेंसिव, उसने एक फोन खरीदी है, उसने एक फोन खरीदी है। शी बाउड ए फोन, उसने एक फोन खरीदी है, यानी कि खरीदी थी। तो यहाँ तक आपका मीनिंग क्लियर आ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। विच वाज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा था, जो बहुत महंगा था। तो विच वाज टू एक्सपेंसिव ये क्लॉज है, कौन सा क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना कोई मीनिंग या अपना कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं करते हैं, और यहाँ पे आइडिया हो या थॉट हो अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट रहते हैं। हाँ बेशक इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि गाते सेंटेंस में ना द्याचा जर दुखना, विच वाज टू एक्सपेंसिव। अगर हम सिर्फ यही कह के बैठेंगे विच वाज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा था जर का दुखना, यहाँ से कोई मीनिंग नहीं आते। तो लिसनर जो है ना वो कुछ इंतजार करते हैं कुछ आगे कहने का। विच वाज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा था, क्या महंगा था, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इससे पहले जो क्लॉज है शी बाउड ए फोन, ये आपको मीनिंग क्लियर करवा देते हैं। किसके बारे में, शी के बारे में कह रहे हैं कि उसने एक फोन खरीदी थी जो बहुत महंगा था। ठीक। इफ यू डोंट ईट यू विल गेट सिक, अगर तुम खाना नहीं खाते हो, अगर तुम खाना नहीं खाते हो तो तुम बीमार पड़ जाओगे। इफ यू डोंट ईट, अगर तुम खाना नहीं खाते हो। सेंटेंस प्लान हो, अगर इस सेंटेंस में से इस क्लॉज को ही अगर हम कहकर बैठेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इफ यू डोंट ईट तक एक क्लॉज है, यू विल गेट सिक दूसरा क्लॉज है। यू विल गेट सिक देख लीजिए, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें बीमार पड़ जाओगे, तो ये क्लियर मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे वाला क्लॉज देख लीजिए, इफ यू डोंट ईट, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे मीनिंग इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। यू विल गेट सिक, तुम्हें बीमार पड़ेगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। इफ यू डोंट ईट यू विल गेट सिक, यहाँ से एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसी सेंटेंस के अंदर दो आपको क्लॉज है, इफ यू डोंट ईट यू विल गेट सिक। तो इफ यू डोंट ईट ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से मीनिंग क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। यू विल गेट सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे, यहाँ से मीनिंग क्लियर आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे पास क्लॉज होते हैं, क्लॉज के दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेज है। क्या है हमारे पास, फ्रेज है। हाँ, तो फ्रेज किसको कहते हैं, फ्रेज एंड क्लॉज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
फ्रेज और क्लॉज जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस के हर एक सेंटेंस में फ्रेज या क्लॉज तो मौजूद ही होते हैं, ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। क्लॉज आर द सेंटर ऑफ द सेंटेंस एंड फ्रेज स्ट्रेंथन द सेंटेंस टू बिकम मीनिंगफुल। देख लीजिए, क्लॉज सेंटेंस का सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ सेंटेंस होते हैं, एंड फ्रेज स्ट्रेंथन द सेंटेंस टू बिकम मीनिंगफुल। जबकि क्लॉज आपका सेंटेंस का सेंटर होते हैं, तो फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज उस सेंटेंस को और भी मजबूत बना देते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज भी है। डिफरेंस यही है कि वहां पे सेंटेंस का क्लियर मीनिंग आते हैं, लेकिन फ्रेज के अंदर या क्लॉज के अंदर मीनिंग क्लियर नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि वो अगेन उसमें बहुत सारे बाकी अदर वर्ड्स या फ्रेज या बाकी वर्ड्स के साथ कंबाइन होने के बाद ही उसका मीनिंग बन जाते। A phrase usually is always present within a clause. अब यहाँ पे और एक चीज याद रखना, हमने पहले कहा था कि एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं, सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि क्लॉज के अंदर फ्रेज होते हैं, क्लॉज के अंदर फ्रेज होते हैं। समझ में आ गया, क्लॉज के अंदर फ्रेज होते हैं, बट a phrase cannot have a clause in it। लेकिन फ्रेज के अंदर क्लॉज नहीं होते। अब कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग ध्यान में थोड़ा सा दिमाग लगा कर ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो आपका यूनिवर्स है, एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये जो आपका यूनिवर्स है वो आपका सेंटेंस है। उस यूनिवर्स के अंदर क्या होते हैं, उस यूनिवर्स के अंदर पीपल होते हैं, ठीक, या पीपल होते हैं या एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो आपका क्लॉज होते हैं। और हर एक प्लांट के अंदर, हर एक लीव्स के अंदर, सॉरी हर एक एनिमल्स के अंदर, हर एक पीपल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, वो मान लीजिए आपका फ्रेज है। तो कहने का मतलब यूनिवर्स के अंदर प्लांट, एनिमल एंड पीपल होते हैं, और हर एक पीपल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या उसको स्पीशीज होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिए कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं और क्लॉज के अंदर फ्रेज होते हैं, फ्रेज के अंदर क्लॉज नहीं होते। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए क्लॉज एंड फ्रेज इज दैट ए क्लॉज मस्ट हैव ए फिनाइट वर्ब। बस डिफरेंस यही है कि क्लॉज के अंदर क्या होते हैं, क्लॉज के अंदर फिनाइट वर्ब होते हैं, क्लॉज के अंदर फिनाइट वर्ब होते हैं, लेकिन फ्रेज के अंदर कोई वर्ब शब्द नहीं होते। इतना याद रखो, क्लॉज के अंदर वर्ब होते हैं, वो भी फिनाइट वर्ब होते हैं, लेकिन फ्रेज के अंदर कोई भी वर्ब नहीं होते। A phrase therefore is a group of words which has no finite verb in it and acts to complete the sentence for making it meaningful। तो complete meaning, complete आपका definition phrase का ये है कि आपका phrase क्या होते हैं, phrase होते हैं, a phrase is a group of words। again देख लीजिए यहाँ पे भी group of words है, लेकिन इसके अंदर finite verb नहीं होते हैं, और it acts to complete the sentence for making it meaningful। लेकिन फ्रेज आपको मदद करता है सेंटेंस के अंदर, ताकि वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर आ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रेज से आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया आएगा कि हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फ्रेज हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा फ्रेज होते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज इज comprised of an adjective and works as a single adjective in a sentence। एडजेक्टिव फ्रेज से बात किसको कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होते हैं, वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एडजेक्टिव होते हैं। मतलब पहला हमने पहले ये कहा कि फ्रेज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज किसको कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जिसके अंदर एडजेक्टिव मौजूद हो। समझ में आ गया? तो उस पार्ट ऑफ वर्ड्स को या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसके अंदर एडजेक्टिव भी मौजूद हो, तो उस पार्ट को या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आरिफ इज वेल बिहेव्ड मैन। आरिफ इज अ वेल बिहेव्ड मैन, बहुत ही अच्छे अखलाक का आदमी है। आरिफ बहुत ही अच्छे अखलाक का आदमी है। तो आरिफ के बारे में हमने वेल बिहेव्ड बताया। वेल बिहेव्ड मतलब वो अच्छा अखलाक वाला आदमी है, तो वेल बिहेव्ड उसका एडजेक्टिव है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वेल बिहेव्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसके अंदर क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपका वेल है। तो इस ऐसे में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं, लेकिन कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? क्योंकि इस फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव भी साथ में है। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, वो फ्रेंडली नेचर आदमी है, यानी कि वो हर किसी के साथ घुल मिलते हैं,
यानी कि वो हर किसी के साथ घुल मिलने वाला बंदा है। तो ही इज ए मैन, वो आदमी है बड़े काम के, बड़े ईमानदार वाले, या बड़े ही खूबसूरत या बड़े ही दिलकश दिल वाले बंदे हैं। मुझे बताएं कि वो दिलबर इंसान है, फ्रेंडली नेचर, ठीक है। तो ही इज मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर। ऑफ फ्रेंडली नेचर यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देख ली, ऑफ फ्रेंडली नेचर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव भी है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, ठीक है, उसका मिजाज फ्रेंडली है, ठीक है, फ्रेंडली है। तो ऐसे में ये इस आदमी की तारीफ करें तो यहाँ पे एडजेक्टिव है और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर, जिस फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव साथ हो तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्बल फ्रेज। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लीजिए, शी लीड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, वो बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रही है। अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना वो एडजेक्टिव है, तो इसीलिए इस फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज एडवर्बल फ्रेज। एडवर्बल फ्रेज मॉडिफाइज द वर्ब और द एडजेक्टिव एंड वर्क्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। एडवर्बल फ्रेज कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमें पता है एडवर्ब किसको कहते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं या तो वर्ब को या तो एडजेक्टिव को। तो ऐसे में ऐसे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें यानी कि दो या दो से यानी कि दो दो कहते उसको एडवर्ब मिक्स होकर अगेन फिर से एक एडवर्ब का ही जब वहां उस सेंटेंस के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ एडवर्ब्स को हम एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही द कार रन्स एट अ गुड स्पीड, अच्छे स्पीड में वो कार चला रहा है। तो यहाँ पे द कार रन्स, गाड़ी चलता है एट ए गुड स्पीड, अच्छे स्पीड पे। तो गुड और स्पीड दोनों अगेन यहाँ पे एडवर्ब है, और जबकि यहाँ पे दो वर्ड्स यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये ग्रुप बन जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। ही वर्क्स वेरी स्लोली, वो बहुत ही धीमे चलते हैं, बहुत ही धीमे चलते हैं। ही वर्क्स स्लोली, अगर हम यहाँ से वेरी को हटाते हैं, ही वर्क्स स्लोली, तो यहाँ पे कोई भी फ्रेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही वर्क्स स्लोली में इसमें क्या कहते हैं उसको, खाली हमने एडवर्ब के साथ सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। लेकिन वेरी स्लोली अगेन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी ग्रुप ऑफ यानी कि एडवर्ब्स हैं। वेरी और स्लोली दोनों वर्ब है, एडवर्ब है। तो ऐसे में ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब के फ्रेज कहते हैं, और जब ऐसे में फ्रेज के अंदर कोई एडवर्ब ऐड होते हैं तो हम उसको एडवर्बल फ्रेज कहते हैं। Prepositional phrase, a phrase always begins with a preposition and connects noun, यानी कि कोई ऐसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन से बिगिन हुआ है और नाउन को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे फ्रेज को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। कहने का मतलब ये है कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें प्रीपोजिशन भी हो, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जांपल, he sacrificed his life for the sake of his country, for the sake of, के खातिर, फलान के खातिर, उसके खातिर, मुल्क के खातिर, माँ के खातिर, बाप के खातिर, भाई के खातिर, दोस्त के खातिर, यानी कि के खातिर जो वर्ड है, वर्ड्स है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन साथ साथ इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन भी ऐड हो जाते हैं और इसके साथ हिज कंट्री यानी कि नाउन भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रेज को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अल्ताफ इज ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में, अल्ताफ रास्ते में, अल्ताफ इज ऑन द वे। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जहाँ पे प्रीपोजिशन भी है, तो ऐसे में इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी चलिए चलिए नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं, कंजंक्शनल फ्रेज। A conjunctional phrase works as a conjunctionless sentence। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में कंजंक्शन के साथ कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि कंजंक्शन के साथ मिलके कोई और एक दो वर्ड्स जमा हुआ है, तो ऐसे फ्रेज को हम कंजंक्शनल फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू वर्क हार्ड सो दैट, हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा इसलिए, इसलिए, सो दैट यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वी कैन विन द मैच, इसीलिए हम ताकि हम जीत सकते हैं। सो दैट यहाँ पे जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज है, और साथ साथ में कंजंक्शनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन भी यूज हुआ है। सो और दैट दोनों कंजंक्शंस है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, जब ये दो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं,
और साथ साथ इसको फ्रेज भी कहते हैं, और इस फ्रेज को हम कंजक्शनल फ्रेज कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन का यूज हुआ। जॉन स्टार्टेड अर्ली वर्किंग अर्ली इन ऑर्डर दैट ही कुड फिनिश अर्ली। जॉन हमेशा जल्दी बहुत ही यानी कि अर्ली बहुत ही एडवांस काम करते हैं ताकि वो काम जल्दी कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट जो है ना वो कंजक्शनल फ्रेज है क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन भी ऐड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरजेक्शन फ्रेज। इंटरजेक्शनल फ्रेज कौन सा होते हैं? इंटरजेक्शंस दैट हैव मोर देन वन वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शनल फ्रेज। यानी कि इंटरजेक्शनल फ्रेज वो होते हैं जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शंस होते हैं, यानी कि वो एक या दो से ज्यादा वर्ड्स के साथ इंटरजेक्शन भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रेज को या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इंटरजेक्शनल फ्रेज कहते हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट ए पीटी ही इज डेड। ओ क्या मुसीबत है, वो बेचारी मर गई। व्हाट ए पीटी। देखो यहाँ पे ये इंटरजेक्शन है, व्हाट ए पीटी। ठीक, तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इंटरजेक्शनल फ्रेज कहते हैं। ओ माय गॉड, आई मेड इट। मैंने कंप्लीट किया, मैंने बनाया, मैंने ये किया, मैं ये कर पाया। आई मेड इट। ओ माय गॉड, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक्चुअली ये आपका इंटरजेक्शन है। ओ माय गॉड इंटरजेक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका सडन फीलिंग, सडन इमोशन, सडन विश या सडन आपका जो इमोशन है, फीलिंग है, वो आपका बाहर आ रहा है। ओ माय गॉड, ओ मेरे खुदाया, ये आपका इंटरजेक्शन है। लेकिन यहाँ पे इंटरजेक्शन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ बना हुआ है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जहाँ पे इंटरजेक्शन भी हो तो उसको इंटरजेक्शनल फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ है फ्रेज। अब नेक्स्ट है इडियम्स। एन इडियम इज एन एक्सप्रेशन। क्या है देखो, इज एन expression that takes on a figurative meaning which when certain words are combined, which is different from the literal meaning of an individual words. क्या कहते हैं यहाँ तक? कहते हैं कि an idiom is an expression, ये सिर्फ एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, थोड़ा सा आपका एक्सप्रेशन है। सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेशन करते हैं। they takes on figurative meaning, ये ऊपरी से आपका कोई यानी कि डिफरेंट मीनिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यह यहाँ से मीनिंग फिगर होते हैं, यानी कि मीनिंग डिफरेंट मीनिंग यहाँ से निकल के आते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कहने में कुछ और लेकिन उसके पीछे से कोई दूसरा मीनिंग यहाँ से निकल के आते हैं। कहने का मतलब विच इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी कि लिखने वाले वर्ड्स से उसके पीछे कोई दूसरा उसका मीनिंग होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इडियम्स। इन अदर वर्ड्स इडियम डोंट मीन एक्जैक्टली व्हाट द वर्ड से। दूसरा कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी नजर में हम इडियम्स उसको कहते हैं, यानी कि किसको कहते हैं, यानी कि इडियम्स उसको कहते हैं कि जो आप लिखते हैं उसका मीनिंग वही नहीं होते हैं बल्कि उसके पीछे कोई दूसरा मीनिंग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लिटरल मीनिंग होते हैं यानी कि वो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल उसका सिमिलर मीनिंग से, तो उसको कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं हम इडियम्स कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। A blessing in disguise, a blessing in disguise, a blessing in disguise, disguise कहते हैं छुपा हुआ, blessing मतलब दुआ। तो क्या इसका मीनिंग जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, क्या उसका मीनिंग कुछ ऐसे ही है, कोई छुपा हुआ दुआ जैसा? नहीं। तो कहने का मतलब उसका डिफरेंट मीनिंग है। क्या है? When something seems bad at first, but result in something good happening later. आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई बुरा हो रहा है लेकिन बाद में रिजल्ट उसका नतीजा अच्छा आते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी कि ये हम सब के साथ ऐसा कुछ एक्सप्रेशन या ऐसा कुछ हमारे साथ है, ये क्या उसको इंसिडेंट होते हैं, क्या होते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहे होते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहे होते हैं कि अचानक से वो बुरा खत्म होने के बाद अचानक से हमारा जो उसका जो रीजन है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है वो कुछ अच्छा होने लगते हैं, तो उससे इसको हम फ्रेम करने लगते हैं इडियम्स के अंदर। तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ दुआ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअली ये नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि कुछ दिखने में हमारे सामने कुछ ऐसा बुरा हो रहे होते हैं लेकिन बाद में एट द एंड उसका नतीजा डिफरेंट होते हैं, कुछ हमारे साथ अच्छा होते हैं। ए बिटर पिल, ए बिटर पिल, ए बिटर पिल किसको कहते हैं? खट्टा दवाई, या खट्टा दवाई भी कह लीजिए या कोई खट्टा चीज भी कह लीजिए, लेकिन उसका मीनिंग आपको डिफरेंट है। ए सिचुएशन और इंफॉर्मेशन दैट इज अनप्लेजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। कोई आपके साथ कोई ऐसा सिचुएशन होना या कोई ऐसा खबर मिलना जो नागवार हो, जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना पड़े, तो ऐसे में उसको कहते हैं
क्या उसको इडियम्स कहते हैं। इडियम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लिखाई में जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग सिम्बलिकली उसका डिफरेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं इडियम्स। ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एंड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी कि गलत ट्री को गाली करना या उसको बुरा बुला कहना। तो क्या इसका मीनिंग है? नहीं, इसका मीनिंग है एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, गलत इंसान के साथ लड़ाई करने को कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, ये इडियम्स है। इसका मीनिंग क्या है? अवॉइडिंग द मेन इशू, मेन इशू को हटके दूसरे इशू की तरफ चले जाने को कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। कॉल इट अ डे, इडियम्स है टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क, यानी कि टास्क को कंप्लीट करने को। क्राई वाज स्पिल्ड मिल्क व्हेन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पिछले गुजरे हुए जमाने में जो आपने खोया है उस चीज को दोबारा अगेन कंप्लेन करते रहने से कुछ मिलता नहीं है ना, तो उसको कहते हैं कवर ओवर ए स्पिल्ड मिल्क। तो कवर ओवर द स्पिल्ड मिल्क जो है ना वो आपका इडियम्स है। हिट द रोड टू स्टार्ट द जर्नी, हिट द रोड का मतलब होते हैं टू स्टार्ट द जर्नी, जर्नी स्टार्ट करना। तो ऐसे में हिट द रोड जो है ना वो आपको इडियम्स है। वो इडियम्स इसलिए है क्योंकि अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे जो हम लिखते हैं उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हिट द रोड, रोड पे मारो, क्या ये इसका मीनिंग? नहीं, इसका मीनिंग टू स्टार्ट द जर्नी, जर्नी स्टार्ट करना। स्पिल द बीन्स टू रिवील समवन सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को फाश करने को स्पिल द बीन्स कहते हैं। काउच पोटैटो, ए लेजी पर्सन को काउच पोटैटो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इडियम्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं, और इनका सेंटेंस के साथ कितनी ये डिफरेंस है। इडियम्स का क्लॉज के साथ, क्लॉज का फ्रेज के साथ, और फ्रेज का सेंटेंस के साथ, या सेंटेंस का क्लॉज के साथ कितनी डिफरेंस है, ये शायद यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू। अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन रहते हैं तो मुझे मैसेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।